स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यूएसए के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे फेडरल कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो डिसीजंस थे कि इम्पोर्ट होने वाले प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ एंड ड्यूटीज उनके द्वारा इम्पोज किया गया था, तो उसी डिसीजन को यहाँ पे ब्लॉक किया गया है यूएस के फेडरल कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा ओवर स्टेप करते हुए उनकी अथॉरिटी के आउटसाइड में जाते हुए ये डिसीजंस हैं वो लिए गए थे। क्या स्टूडेंट्स ये जो डिसीजन है कोर्ट का ये फाइनल है? आप देखिए कि इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील है वो किया जाएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब पावर के अंदर में आते हैं तो उनके द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया था कि अगर किन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ है वो इम्पोज किया जाता है, तो उतना ही जो टैरिफ है यूएस भी उस कंट्री से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर इम्पोज करेगा। इंडिया को आप देखिए कि इनके द्वारा टैरिफ किंग के रूप से भी एड्रेस किया गया था। अब इनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान में भी इंडिया को टैरिफ किंग है वो बताया गया कि इंडिया मैक्सिमम जो टैरिफ्स हैं उनको इम्पोज करता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के जो डिसीजन है कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में मैक्सिमम आपको रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में पता होना चाहिए। मेंस के अंदर में जीएस पेपर सेकंड के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट समय के अंदर में जैसे कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट में टैरिफ है ड्यूटीज़ है उनको इम्पोज करते हैं, तो क्या ग्लोबल जो ट्रेड है वो स्मूथ वे के अंदर में कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। डब्ल्यूटीओ का जो रिलेवेंस है उसके बारे में भी जो क्वेश्चंस हैं वो ये रेज करता है। तो इकोनॉमी के अंदर भी आपसे जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा वहाँ पे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग में इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा होप किया गया है कि यूएस जो वीज़ा का जो क्लियरेंस करेगा स्टूडेंट्स को वो मेरिट के बेस पे यहाँ पे कैरी आउट करे। आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो विजिट करते हैं यूएस का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एजुकेशन गेन के रिगार्डिंग में, तो मेरिट को कंसीडर करते हुए यूएस के द्वारा जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएं। इसके रिगार्डिंग में यूएस का जो अथॉरिटी है वो अल्टीमेट है, क्योंकि यूएस एक सोवरिन कंट्री है और वीज़ा ग्रांट करना या नहीं ग्रांट करना ये कम्प्लीटली उस कंट्री का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। यूएस की अथॉरिटीज़ के द्वारा चाइनीज़ स्टूडेंट्स के जो वीज़ाज हैं उनको भी यहाँ पे रिवोक किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में भी एक डिसीजन है वो लिया गया है। काफ़ी सारे जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं आप देखिए कि फर्स्ट जो नंबर है वो इंडियंस का है, इंडियंस आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड वहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिटिकल जो कोर्सेज हैं उनके अंदर भी उनका इंगेजमेंट है, तो उसी के रिगार्डिंग में यूएस अथॉरिटीज़ का ये डिसीजन है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई सोवरिन कंट्री है तो उनका जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो डिसीजन है वो अल्टीमेट हुआ करता है। अदर कंट्रीज़ से उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है, कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, बट डिसीजन है उस कंट्री का अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी कंट्री जो सोवरिन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के विजिट के लिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको रिव्यू किया जाएगा उनके द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर आप देखिए कि एक यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट समय के अंदर में, और जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं उनको भी यहाँ पे फ़ोटो के अंदर शो किया गया। आने वाले समय के अंदर में आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे जो रिलीजियस यात्रा है वो चलती है, तो जून एंड जुलाई के समय आपको देखने के लिए मिलती है, जिसे हम अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना करते हैं। तो अमरनाथ यात्रा के रिगार्डिंग में भी जो सिक्योरिटी रिव्यू हैं वो इनके द्वारा किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा आपको उसी एरिया से देखने के लिए मिलती है जो पहलगाम का जहाँ पे टेरर अटैक है वो देखने के लिए मिला था। और इंडिया और पाकिस्तान का जो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन है उसके बाद में आप देखिए कि जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एक और न्यूज़ है न्यूज़पेपर के अंदर में कि हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा जो विलेजेज हैं जो कि बॉर्डर एरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं, तो उन विलेजर्स को आप देखिए कि विलेज डिफेंस गार्ड के रूप से जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया जाएगा, विलेज डिफेंस गार्ड के रूप से।
कि किसी भी कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन के अंदर में या कोई भी टेरर अटैक का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस समय में आप देखिए कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉपर टाइम के अंदर प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप से भी इनको क्रिएट किया जाता है विलेज डिफेंस गार्ड्स को। 2022 के समय इस कम्प्लीटली जो ये जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है विलेजर्स को इस तरीके से डिफेंस गार्ड के रूप से डेवलप करना, इसको आफ्टर द 20 ईयर्स का जो गैप है उसके बाद में रिवाइवल किया गया था। 90s के समय में जब कश्मीर के अंदर में मिलिटेंसी का सिचुएशन क्रिएट हुआ था तो उस समय में आप देखिए कि इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं उनको डिफेंस के रिगार्डिंग में। फिर इसको डिसबैंड कर दिया गया था, इसको स्टॉप किया गया था और 20 ईयर्स के गैप के बाद में 2022 के समय विलेज डिफेंस गार्ड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। क्या यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? यस स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर भी मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में क्वेश्चन है, ऐसे जो पर्सन जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सिंपैथी रखते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेज के मूवमेंट के रिगार्डिंग में। कोई कॉन्वोय का मूवमेंट हुआ है तो उसका इन्फॉर्मेशन ये दिया करते हैं, तो इन पर्सन्स को ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा करते हैं। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मेंस के पेपर के अंदर में। आपको विलेज डिफेंस गार्ड के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन हुआ करते हैं, क्या ये जो प्रोसेस है वो सही है, क्या हमारी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कैसे जो रूरल जो लोकल पर्सन है उनको इंगेज है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि विनिंग हार्ट एंड माइंड का भी एक इनिशिएटिव होता है डिफेंस फोर्सेज का। इनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड किया जाए डिफेंस फोर्सेज के साथ में, इनका इंगेजमेंट हो जिससे कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे को फ्रेंडली सपोर्ट है वो यहाँ पे कैरी आउट हो सके। हमारे आप देखिए कि एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स के अंदर में डिले हुआ करता है उसके बारे में कंसर्न्स को रेज किया गया है। उनके द्वारा प्राइवेट सेक्टर के भी इंगेजमेंट के बारे में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे इंगेजमेंट हो जिससे कि प्रोजेक्ट्स का जो डिलीवरी के अंदर में डिले देखने के लिए मिलता है कि अदर कंट्रीज़ के साथ में हम प्रोजेक्ट को साइन करते हैं। 2025 का ईयर अगर आप देखिए कि टारगेट ईयर रखा जाता है कि जब तक प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाएगा, डिफेंस इक्विपमेंट से उनको डिलीवर किया जाएगा, तो उसके अंदर में एक डिले प्रोसेस है वो हुआ करता है, फिर वो 2030 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से जो डिले प्रोसेस है उसको रोकने के लिए इनके द्वारा प्राइवेट सेक्टर के इंगेजमेंट के बारे में कहा गया। प्राइवेट सेक्टर के इंगेजमेंट में इन्होंने ये भी कहा कि जो बेस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो इनके द्वारा डेवलप किया जाए, प्राइवेट इंडस्ट्री राइज करेगा तो वर्ल्ड क्लास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। रिसेंटली आप देखिए कि हमारी डिफेंस फोर्सेज के द्वारा एडवांस मीडियम जो कम्बैट एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के ही रिगार्डिंग में, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग में भी जो अप्रूवल है वो ग्रांट किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर का जो एंगेजमेंट के थ्रू वर्ल्ड का जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे डिफेंस के रिगार्डिंग में डेवलप किया जाए, तो उसके भी डिसीजन को यहाँ पे मेंशन किया गया। रिसेंटली चाइना के द्वारा पाकिस्तान को कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं वो दिए गए हैं, कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो दिए गए हैं और उसी के समय में आपको ये जो डिसीजन है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से आपको पता होना चाहिए, एडवांस जो डेट मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके बारे में, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हरियाणा गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट था गुरु अर्जुन देव के बारे में। 5th सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, उनका जो शहीदी दिवस है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनका जो शहीदी दिवस है। 2 सिख गुरु हैं जिनको कि आप देखिए कि इस तरीके से जो शहीदी दिवस है जिनको हम ऑब्जर्व किया करते हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु तेग बहादुर हैं। गुरु अर्जुन देव का जो लास्ट समय है वो लाहौर के अंदर में होता है, जिनको इस तरीके से जो यातनाएं हैं, जो इनको इस तरीके से टॉर्चर है वो किया जाता है। गुरु अर्जुन देव का अगर हम जो कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो आदि ग्रंथ है जिसको कि हम लेटर फेज के अंदर में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं और लिविंग गुरु का जो स्टेटस है वो भी प्रेजेंट समय में हम गुरु ग्रंथ साहिब को ही ऑब्जर्व किया करते हैं। तो जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ का जो कंपाइल है वो इनके द्वारा ही किया जाता है, फर्स्ट टाइम इन्हीं के द्वारा आप देखिए कि आदि ग्रंथ है उसको कंपाइल किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो हरमिंदर साहिब हमारा जो सिखिज्म के अकॉर्डिंग में एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है अमृतसर के अंदर में, गोल्डन टेम्पल भी जिसको जाना करते हैं। तो स्टूडेंट जो हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है उसके ये फाउंडर पर्सन है, उनके द्वारा इनको फाउंड किया गया था
गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। 5th सिख गुरु हैं। इनके टाइम पीरियड को आप ज़रूर से देख लेना एक बार। टाइम पीरियड हो सकता है आपसे किसी भी पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। पंजाब PCS, पंजाब से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप सिखिज्म से भी बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए गुरु अर्जुन देव का जो टाइम पीरियड है उनके बारे में, उनके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के रिगार्डिंग में है। केरल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे जो कंटेनर शिप है उसका सिंकिंग प्रोसेस हुआ, उसका सिंक होने की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पे कोस्टल एरिया के अंदर में जो मेरीन लाइफ है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है, तो उसको ही देखते हुए केरल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कोची के एरिया के अंदर में शिप के जो ब्रैक एरिया हैं, जिस एरिया के अंदर में स्टेट डिजास्टर के रूप से उसको डिक्लेयर है वो किया गया। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था वहाँ पे जो कंटेनर शिप के सिंकिंग की वजह से, तो आप देखिए कि जो कंटेनर शिप के अंदर में जो सिंकिंग का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, सिंकिंग का सिचुएशन क्रिएट इस वजह से हुआ, फर्स्ट टाइम वो टिल्ट होता है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं। और 640 के आसपास वो कंटेनर्स उनको कैरी कर रहा था वो शिप। वहाँ पे जो शिप है वो किस कंट्री बेस्ड था, लाइबेरिया नाम का जो कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, वहाँ पे वो सिचुएटेड कंट्री था। लाइबेरिया कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपका होमवर्क है, आपको देखना है। क्या जो इक्वेटर का जो लाइन है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है? यस स्टूडेंट्स, उसके नॉर्दर्न पार्ट में है। और आप देखना कि अटलांटिक ओशन के साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो 640 कंटेनर्स हैं ये शिप यहाँ पे कैरी कर रहा था। उसके अंदर में कुछ हेजार्डियस गुड्स हैं उनका भी प्रेजेंस है, हेजार्डियस जो गुड्स हैं उनका भी प्रेजेंस है। कैल्शियम कार्बाइड के कुछ कंटेनर्स थे, कैल्शियम कार्बाइड जो कि हेजार्डियस है। और आप देखिए कि रिएक्टिव यहाँ पे इसके रूप से इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इसका रिएक्शन है वो हो सकता है। कुछ रबर सॉल्यूशंस हैं उनका भी प्रेजेंस था, रबर सॉल्यूशंस हैं उनका भी प्रेजेंस था। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि 300 से मोर देन 300 के आसपास जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के अंदर में हैवी फ्यूल है उसका प्रेजेंस था, हैवी फ्यूल का प्रेजेंस था। 300 के आसपास यहाँ पे टन के रूप से बताया गया है। 60 टन है जो डीजल को बताया गया है शिप के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से वहाँ पे मेरीन लाइफ है, जो वहाँ का कोस्टल एरिया है उसको इम्पैक्ट है वो हो सकता है। केरल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट डिजास्टर के रूप से इसको डिक्लेयर करते हुए बेटर किया गया कि एजेंसीज हैं, कोस्टल मैनेजमेंट का जो एजेंसीज हैं वो अपना वर्क को कैरी आउट है वो करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट को कैरी आउट करेंगे। 2017 के समय आप देखिए कि इसी तरीके से डिले प्रोसेस देखने के लिए मिला था। हमारे यहाँ पे जो चेन्नई का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ऐसा एक इंसिडेंट सामने आता है और उसके अंदर में बेसिकली डिले होने की वजह से लेटर फेज के अंदर में जो मेरीन लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी सारा इम्पैक्ट हुआ था। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑयल स्पिल भी एक ऐसा एरिया है, ऑयल स्पिल एक ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से जो फूड वेब है, जो फूड चेन है उसको कम्प्लीटली डिस्टर्बेंस वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करें, हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है। हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग में 3 कमेटी हैं, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एक एस्टीमेट कमेटी है और एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। तीनों कमेटीज़ के मेंबर आपको पता होने चाहिए, कौन उसके चेयरमैन होते हैं, क्या मिनिस्टर उसके पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं, राज्यसभा से कितने हैं, लोकसभा से कितने हैं, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आप देखिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 के अंदर में कैग का ऑफिस हुआ करता है, आर्टिकल 148 के अंदर में कि किसके रिगार्डिंग में इनको कंडक्ट किया, इनको जो डायरेक्शन दिया गया है ऑडिट करने के लिए। आप देखिए कि नेशनल हाईवे का एक स्ट्रेच था केरल के अंदर में, केरल के अंदर में एक नेशनल हाईवे का स्ट्रेच था जिसके अंदर कोलैप्स हुआ। जो अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा स्ट्रक्चर के अंदर में कोई प्रॉब्लम था उसको बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में प्रॉब्लम की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो इनके द्वारा इसको ऑडिट को कंडक्ट कैरी आउट किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, उसके थ्रू इस कमेटी को क्रिएट किया जाता है। 1921 के समय ये कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। टोटल इसके 12 मेंबर्स हैं वो हुआ करते हैं।
15 मेंबर आपको लोकसभा से देखने के लिए मिलेंगे, 7 मेंबर आपको राज्यसभा से देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी जो मिनिस्टर है वो इसका पार्ट नहीं हुआ करता है, मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं है। जो लोग मेंबर के लिए चुने जाते हैं उनका टाइम पीरियड कितना हुआ करता है, 1 ईयर का उनका टाइम पीरियड हुआ करता है। 1 ईयर की मेंबरशिप के लिए उनको चुना जाते हैं। और इसका जो चेयरमैन जो होगा वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से होगा। ये भी इस तरीके से आपको एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बाद में डेवलप होता है इंडिपेंडेंस के बाद में, कि जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके भी मेंबर्स को यहाँ पे चेयरमैनशिप है वो दी जाएगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से रीड करना, अगर नहीं पता है आपको अपना बुक से, जो पॉलिटी का बुक आप रीड करते हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में है, और नुहू का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको नुहू के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये राजस्थान है, सपोज कीजिए ये राजस्थान है। अलवर का जो एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर का जो हिस्सा है, भरतपुर का जो हिस्सा है, यहाँ पे आप देखिए कि जो मेव कम्युनिटी है, जो मेव कम्युनिटी है इनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। और हरियाणा में भी ये जो पार्ट है जो यहाँ पे राजस्थान के साथ में शेयर करता है, कुछ यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी पार्ट आता है। तो 3 स्टेट्स का एक जंक्शन है जिसको कि हम मेवात के नाम से जाना करते हैं। 3 स्टेट का एक जंक्शन है जिसको कि हम मेवात के नाम से जाना करते हैं, जिसमें राजस्थान है, हरियाणा है और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का है। अब आप देखिए कि हरियाणा के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको नुहू के नाम से जानते हैं, जो गुरुग्राम के साथ अपना एरिया शेयर करता है। फिर गुरुग्राम जिसको कि हम मिलियनम सिटी के नाम से प्रेजेंट समय में एड्रेस किया करते हैं, बट नुहू के अंदर में जो बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से नहीं देखने के लिए मिलेगा, एक तो आप देखिए कि एजुकेशन के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर में जो चिल्ड्रंस का एनरोलमेंट है वो काफ़ी कम है। अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में भी डिस्कस करें, हमारे कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। लास्ट जो हमारा सेंसस था उसके अकॉर्डिंग में कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है ये आपको बताना है। हरियाणा के लिटरेसी रेट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग में 75.55 के आसपास था, जो इस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है। और जो नुहू का जो लिटरेसी रेट है, नुहू का लिटरेसी रेट है वो स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, 56 है। उसका जो लिटरेसी रेट है वो 56% है, जिसमें मेल्स का आप देखिए कि ज़्यादा है, वुमेन्स का तो ओनली 26% है। वो यहाँ पे गैप को भी शो करता है कि वुमेन्स का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एनरोलमेंट है वो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन के बारे में है। जेंडर आप देखिए कि यहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में भी डिस्कस किया गया, बट नुहू के अंदर में आपको जो सेक्स रेशियो है वो बेटर कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल हरियाणा के अंदर में काफ़ी कम हुआ करता है, बट ओवरऑल आप देखिए कि नुहू के अंदर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो जेंडर रेशियो है, जो सेक्स रेशियो है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटिन्यूस एजुकेशन के अंदर में डिक्लाइन है। मेवात के रीजन के अंदर में साइबर क्राइम देखने के लिए मिलता है कि साइबर क्राइम है, और भी काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जिनका प्रेजेंस हुआ करता है। नीति आयोग के द्वारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब स्टार्ट किया गया था तो 2018 के समय इसको मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट के रूप से एड्रेस किया गया, कि यहाँ पे काफ़ी जो बेसिक सर्विस है वो नहीं अवेलेबल हैं। अरावली के आसपास सिचुएटेड है, तो काफ़ी ऐसे भी विलेज हैं जहाँ पे आपको रोड्स का जो प्रेजेंस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, कि बेटर रोड का कनेक्टिविटी है वो नहीं है। तो नुहू के बारे में डिस्कस किया गया है, आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए इस एरिया के बारे में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना है, कंपटीशन को कैरी आउट करना है। कंपटीशन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे कंपटीशन है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है। इस तरीके से 3C का जो कॉन्सेप्ट है उसको बूस्ट करना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर। तो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक स्टेट के अंदर में, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको एक पुश है वो दिया जाएगा, जिससे कि वो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ में कम्पीट भी कर सके और उनके साथ में कोऑर्डिनेट है वो भी कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है, हमारा जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज होता है 1927 के समय में, तो उसी समय का जो फोटोज़ हैं उन सभी को यहाँ पे एक जो उस समय का जो मोमेंट है उसको यहाँ पे रीऑर्गेनाइज है वो किया गया है दिल्ली के अंदर में, तो उसी के बारे में शो किया गया।
आज फ्राइडे का भी न्यूज़पेपर है द हिंदू, तो फ्राइडे के अंदर में आर्ट एंड कल्चर को एक पेज के ऊपर कवर किया जाता है जिसमें यही न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट था हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो 1927 के समय में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस आप देखिए कि ये मेंबर हुआ करती है इंटरनेशनल अलायंस ऑफ जो वुमेन है, इंटरनेशनल अलायंस फॉर वुमेन है, उसका ये मेंबरशिप है। बेसिकली स्टूडेंट्स, वुमेन्स को जो राइट्स हैं वो दिए जाएं, वुमेन्स को वोटिंग राइट भी मिले, वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स भी मिले, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे वुमेन्स का जो मूवमेंट है जिसको कि हम सफरेज मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर में ऑर्गेनाइज होता है। हमारे कंट्री के रिगार्डिंग में एक पॉजिटिव थिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जब 1947 के समय इंडिपेंडेंस को हम अचीव करते हैं तो किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फादर्स हैं उनके द्वारा सभी पर्सन्स को वोटिंग राइट दिया गया है। काफ़ी सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आप देखिए कि इंडिपेंडेंस है वहाँ पे रिवॉल्यूशन भी हो जाता है और उसके काफ़ी साल बाद में वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो मिलता है। तो इंडिया के अंदर में तो इंडिपेंडेंस के समय से ही सभी लोगों को वोटिंग राइट है वो प्रोवाइड कर दिया गया था, चाहे वुमेन हो चाहे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वो बिलोंग किया करता हो। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है 1927 के समय ऑर्गेनाइज हुआ। फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे के अंदर में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इसके ऑर्गेनाइज करने वाले जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वो कौन कौन हैं, तो आप देखिए कि मार्गरेट कजिन्स हैं, मार्गरेट कजिन्स हैं। उनका जो मेजरली यहाँ पे पार्टिसिपेशन है 1927 का इस ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ हैं, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ हैं। गायकवाड़ कहाँ से रूल किया करते थे स्टूडेंट्स? मराठाज के अंदर में आप देखें कि गायकवाड़ हैं, भोंसले हैं, सिंधिया हैं, होलकर हैं, ये कहाँ कहाँ से रूल किया करते थे। तो गायकवाड़ का जो रूल है वो आपको वडोदरा के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, बड़ौदा या वडोदरा का जो रीजन है वहाँ पे। फिर आप देखिए कि यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर हैं, सरोजनी नायडू हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो इस ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो फर्स्ट कैबिनेट बनता है उसके अंदर में वुमेन मिनिस्टर का जो फर्स्ट वुमेन है जो कैबिनेट के अंदर में पार्टिसिपेट करती हैं, कैबिनेट का पार्ट होती हैं। और हेल्थ का जो पोर्टफोलियो है वो इनके द्वारा कैरी आउट किया गया था। हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, और हेल्थ के अंदर में आप देखिए कि ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंस है, एम्स का जो इंस्टीट्यूशन है, उसके इस्टेब्लिशमेंट में इनका इम्पोर्टेंट रोल था। तो स्टूडेंट्स, ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस था। क्या इसका पॉजिटिव थिंग रहा? पॉजिटिव थिंग ये रहता है कि 1929 के समय में शारदा एक्ट आता है। 1929 के समय में कौन सा एक्ट आता है स्टूडेंट्स? शारदा एक्ट आता है। और चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट, यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो लाया गया, जिसके थ्रू एज है, मिनिमम एज है, उसको रेज किया गया। मिनिमम एज को कितना रेज किया गया स्टूडेंट्स? 14 है वो गर्ल्स के लिए कर दिया गया और 18 है उसको बॉयज़ के लिए कर दिया गया। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में आप देखिए कि फिर इसमें चेंज होगा, 14 से 15 किया जाएगा। फिर बाद में जो बॉयज़ का जो एज है वो कर दिया जाएगा 21 और गर्ल्स का है जो 18 ईयर्स। और रिसेंटली जया जेटली कमेटी भी बना था जिसने 21 गर्ल्स का एज को राइज करने के बारे में कहा था, बट वो इम्प्लीमेंटेशन में अभी नहीं आया है। सोशल ग्रुप्स के द्वारा उसको अपोज है वो किया गया था। तो एज के बारे में पता होना चाहिए, 14 और 18 एज है जो इनके द्वारा इस शारदा एक्ट के थ्रू सजेस्ट किया गया, जो चाइल्ड मैरिज का मिनिमम एज है उसको डिसाइड किया गया। 1892 के समय एक एज ऑफ कंसेंट भी आता है। एज ऑफ कंसेंट आप देखिए कि जब ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था तो हमारे कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अपोज करते हैं कि हमारे सोशल डोमेन के अंदर में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को नहीं इंटरवेन करना चाहिए, और उसके अंदर भी जो एज है उसको 12 कर दिया गया था। 12 जो एज है उसको कर दिया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892 के समय में। इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से क्यों जाना करते हैं? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, हरबिलास शारदा नाम से एक पर्सन हुआ करते थे। अजमेर नाम का जो एक प्रोविंस का एरिया या प्रिंसली स्टेट हुआ करता था राजस्थान के अंदर में, तो वहाँ से वो पर्सन है जिनके द्वारा इस एक्ट को जो स्पॉन्सर किया गया था, इस एक्ट के एग्जिस्टेंस में लाने के बिहाइंड में जो पर्सन है हरबिलास शारदा हैं, जिनके द्वारा चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 का मिनिमम एज है उसको डिसाइड करने में रोल प्ले किया।
या और भी हमारे यहाँ पे वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में, या वुमेन्स के जो मीटिंग्स हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं इंडिया के अंदर में, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बुक में आप रीड भी करोगे वुमेन्स का जो मूवमेंट है, वुमेन राइट के रिगार्डिंग में, वुमेन का जो एक्टिविस्ट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स के थ्रू में। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से है, अपने हिंदी के अंदर एक वर्ड हुआ करता है नेवला, जो कि हम मैंगोज को बोला करते हैं। नेवला जो है तो उसको यहाँ पे शो किया गया है, नेवले का जो 2 पेयर्स हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है। तो बेसिकली स्मॉल काइंड ऑफ मैंगूज हैं वो हुआ करते हैं, स्मॉल मैंगूज हुआ करते हैं। स्मॉल मैंगूज जो कि एक मैमल्स का पार्ट है। यहाँ पे जो फोटो के अंदर शो किया गया है वो है बेसिकली मीरकैट पियर्स हैं, मीरकैट पियर्स हैं जिनको कि यहाँ पे शो किया गया है, उसी का ये पार्ट है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इनका नेम मेंशन कर दिया जाए आपसे एग्जाम के अंदर में, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या ये इंडिया के नेटिव हैं। तो स्टूडेंट्स इंडिया के जो नेटिव हैं वो नहीं हैं। हमारे यहाँ पे जो जू का एरिया है, जो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो कि जहाँ पे इनको कन्फाइन किया गया है, उन्हीं एरियाज में मिला करते हैं। विशाखापट्टनम का जो जियोलॉजिकल पार्क है वहाँ का ये फ़ोटो है, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू इनको लाया गया था, गुजरात से इनको ले जाया गया है वहाँ पे। और कल हमने आप देखी कि एशियाटिक जो वाइल्ड डॉग हैं जिनको कि हम ढोल्स के नाम से जाना करते हैं, उनका भी फ़ोटो है, उसको शो किया गया था इसी जो जियोलॉजिकल पार्क है उसके अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए मीरकैट्स के बारे में जो नेटिव नहीं हैं इंडिया के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप देखिए कि कोलेजियम सिस्टम के थ्रू हमारे यहाँ पे जजेज का जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितना है? प्रेजेंट स्ट्रेंथ है स्टूडेंट 34। और कोलेजियम सिस्टम को किसके द्वारा हेड किया जाता है? CGI सर हैं वो उसको हेड करते हैं। 4 सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी उसके पार्ट हुआ करते हैं। यहाँ पे किसी भी पर्सन को एज ए जज के रूप से रिकमेंड करना है तो 4:1 के रूप से यहाँ पे वो जो प्रोसेस है वो अप्रूवल होना चाहिए। अगर 2 पर्सन्स डिसएग्री करते हैं तो उस पर्सन का जो नेम है वो नहीं कैरी आउट होगा कोलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग में। फिर अपना जो नेम्स है उनको सजेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट को, मींस प्रेसिडेंट को वो सजेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में प्रेसिडेंट है वो उनके अपॉइंटमेंट को अलाउ करते हैं। और बाद में आप देखिए कि जजेज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उनका सोवरेन जो प्रोसेस है जो आपको CGI के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे हमने जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में देखा। फर्स्ट जज केस है, सेकंड जज केस है और थर्ड जज केस है, जिसमें अब कोलेजियम सिस्टम के ही वर्किंग प्रोसेस के बारे में मेंशन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जुडिशरी का जब अपना चैप्टर को रीड करोगे तो उसमें आपको ये जानकारी है वो रहेगा। फिर स्टूडेंट्स इसके बारे में आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेस की जो संख्या है, क्या ओरिजिनली हमारा इंडिपेंडेंस के समय 34 संख्या हुआ करती थी? तो ओरिजिनली तो आप देखिए कि हमारा जो नंबर्स हैं, जजेस के जो नंबर्स हैं वो 7 या 8 हुआ करते थे। और इनिशियल फेज के अंदर में सभी जो जजेस का जो बेंच है सभी जज एक साथ बैठा करते थे। फिर बाद में ओवर द ईयर्स बर्डन क्रिएट होने लगा, अपील प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट इश्यूज के थ्रू केसेस का जो बर्डन है वो क्रिएट हुआ। तो फिर स्मॉल जो बेंचेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाने लगी। CGI सर आप देखिए कि मास्टर ऑफ द रोस्टर हुआ करते हैं, उनके पास में पावर है बेंच क्रिएशन का कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं किसको दिए जाएंगे, किससे रिलेटेड केसेज हैं वो यहाँ पे किस बेंच को यहाँ पे जाया करेंगे। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो पावर है वो आर्टिकल 124 का क्लोज 1 है, उसके अंडर में CGI सर को अवेलेबल है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी रेज होता है जुडिशियल प्रोसेस के बारे में कि स्मॉल बेंचेज हैं, जैसे कि आप देखिए कि नाज फाउंडेशन के केस के बारे में आप रीड करते हो, 2 जजेस का वो बेंच था। तो स्मॉल जो बेंचेज बनती हैं क्या उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो ले लिए जाते हैं? क्या ये प्रोसेस है वो सही है? तो ऐसे भी एक बार काफ़ी बार आपको जुडिशियल प्रोसेस के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। पार्लियामेंट के पास में अल्टीमेट पावर है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना या डिक्रीज करने का, तो आप देखिए कि काफ़ी कम चांसेस हैं। इंक्रीज जो जजेस की जो संख्या इंक्रीज करनी है उसका जो अल्टीमेट पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर में उरी का जो एरिया है उसका फ़ोटो को शो किया गया है कि कैसे फार्मर्स के द्वारा जो पैडी का जो यहाँ पे पौध जिसको बोला करते हैं सैपलिंग्स हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है। और बाद में आप देखिए कि मेन जो खेत है उसके अंदर में इनको लगाया जाएगा एक प्रोसेस के थ्रू में। स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में राइस जो है, जो पैडी जो है, राइस जो है
वो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ हाईएस्ट जो स्टेपल फूड है वो हुआ करता है। राइस को वहाँ के लोगों के द्वारा स्टेपल फूड के रूप से मेजरली कंज्यूम है वो किया जाता है। ये जो रिवर एरिया शो किया गया है ये झेलम का एरिया है, ये झेलम का एरिया है। और आप देखिए कि इंडस है, चेनाब है और झेलम है, ये 3 रिवर्स है जो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो मोर एक्सेस है वो किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में है। इंडिया के पास में किसका एक्सेस है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। अभी जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद में इंडिया के द्वारा इसको वन काइंड ऑफ सस्पेंड है वो किया है। इंडिया आप देखिए कि वाटर शेयरिंग है वो नहीं कैरी आउट करेगा इंडस वाटर ट्रीटी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सिक्किम के 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इंडिया के अंदर में सिक्किम जब से ऐड हुआ है उसके 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम इंडिया के अंदर में ऐड हुआ था। फिर आप देखिए उस समय आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल के थ्रू इसको ऐड किया गया था। फिर बाद में वहाँ के लोगों के द्वारा डिमांड किया गया कि हमको जो फुल फ्लैज स्टेटस है उसका डिमांड है, फुल फ्लैज स्टेटस चाहिए, तो इनको डिलीट करते हुए 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया और एक स्पेशल पावर है वो भी ग्रांट किया गया। आर्टिकल 371 के अंडर में जो F क्लोज है जिसके थ्रू कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, कंप्लीटली स्पेशल पावर नहीं है, कुछ स्पेशल प्रोविजन है। सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन ये है कि वहाँ पे जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो उस समय में जो पर्सन इलेक्शन को जो कंटेस्ट करने वाले हैं, जो इलेक्शन को लड़ेंगे, तो वो लोग सिक्किम से ही बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि सिक्किम आप देखिए कि इंडिया के अंदर ऐड हुआ है तो लिटिल बिट वहाँ के लोगों को एक प्रेफरेंस है वो दिया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा इन 50 ईयर्स के ऑब्जर्वेशन के दौरान में कहा गया सिक्किम के पास में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। यस स्टूडेंट्स, नो डाउट टूरिज्म का भी पोटेंशियल है और भी काफ़ी सारे एरियाज़ का वहाँ पे पोटेंशियल है सिक्किम के अंदर में, जिसमें आप देखिए कि ऑर्गेनिक फूड के बारे में हम रीड करते हैं तो ऑर्गेनिक स्टेट के रूप से सिक्किम अपने आप को डेवलप करता है। काफ़ी अच्छी आपको जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी सिक्किम के अंदर में। कंचनजंगा है जो कि आपके मिक्स कैटेगरी के अंदर में यूनेस्को का कैटेगरी के में सिचुएटेड है। मिक्स कैटेगरी के अंदर में इंडिया का ओनली साइट है जो कंचनजंगा है, हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को की लिस्ट में है। तो ये सिक्किम के बारे में था। कौन सा डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करता था ओरिजिनली, ये इंडिया में ऐड होने से पहले चोग्याल डायनेस्टी है, चोग्याल डायनेस्टी है वो वहाँ पे रूल किया करती थी। वाडियार डायनेस्टी कहाँ पे रूल किया करती थी स्टूडेंट्स, वाडियार आप देखें कि जो हम मैसूर का एरिया जब हम रीड करते हैं, टीपू सुल्तान, हैदर अली एक नया एम्पायर अपना डायनेस्टी है उसको सेटअप करते हैं, बाद में उनके जो सन हैं टीपू सुल्तान वो भी आते हैं, और वहाँ पे जो ओरिजिनली जो रूल किया करती थी वो वाडियार डायनेस्टी है वो हुआ करती थी। और बाद में आप देखिए कि ब्रिटिश हैं जो वाडियार्स को ही वहाँ पे अपने रूलर के रूप से सेटअप करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में उनका डेथ होता है। एनडीए का अकेडमी कहाँ पे है, एक अकेडमी खड़गवासला है जो पुणे के नियर बाई एरिया के अंदर में है। वुमेन का जो बैच है, वुमेन कैडेट्स का जो बैच है वो ग्रेजुएट हुआ है वहाँ से। INS तरीनी के बारे में हम रीड करते हैं। INS तरीनी सागर परिक्रमा है जिसके थ्रू भी आप देखिए कि वुमेन जो ऑफिसर्स हैं वही वर्ल्ड को एक चक्कर लगा के आती हैं अपना यहाँ पे जो नेवल प्रोसेस के थ्रू में। तो CDS सर हैं जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो कि आप सिंगापुर के विजिट के लिए जाएंगे, वहाँ पे जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनके साथ में जो डिस्कशन है वो रहेगा। तो आप देखिए कि सिंगापुर के अंदर में सेंग्रीला डायलॉग है वो ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर में मिलिट्री है, स्ट्रेटजिक है, जियोपॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है, इस तरीके के इंगेजमेंट्स वो हुआ करते हैं। डायलॉग का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। डायलॉग का जो नेम है वो क्या है, सांग्रीला है, सांग्रीला डायलॉग है। इंडिया के अंदर में क्या यहाँ पे ऐसा कोई डायलॉग प्रोसेस हुआ करता है? अब देखिए कि रायसीना हिल्स का हम रीड करते हैं, रायसीना डायलॉग है जो कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप अगर दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली का जो सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली है वहाँ पे सेंग्रीला नाम का एक होटल है वो भी सिचुएटेड है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो। नेक्स्ट आप देखिए कि एडिटोरियल्स हैं, यहाँ पे एडिटोरियल्स के अंदर में फर्स्ट जो स्पेशल पैकेज के बारे में डिस्कशन है। 2014 के समय में आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है उसको क्रिएट किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को क्रिएट किया गया तो उस समय आंध्र प्रदेश के जो पर्सन्स हैं उनका डिमांड था कि यहाँ पे जो हैदराबाद सिटी है जो कि तेलंगाना को चला गया है, अब आप देखिए कि उसका रेवेन्यू है वो भी तेलंगाना गवर्नमेंट के पास में ही रहेगा। तो हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश है उसको
सम काइंड ऑफ कंपनसेट करते हुए स्पेशल पैकेज है उसको डिलीवर किया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो फिजिकल प्रोसेस है उसके अंदर में आंध्र प्रदेश है वो बेटर वे के अंदर में अपना वर्क है उसको कैरी आउट कर सके। तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करते हुए कहा गया कि जो लॉस हुआ है उसको कोप करने के लिए एक स्पेशल पैकेज का रिक्वायरमेंट है जो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, अश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया गया था। फिर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, जो फर्स्ट गवर्नमेंट आता है आफ्टर द बाइफर्केशन के बाद में, उनके द्वारा भी कंटिन्यूस कोशिश किया जाता है। क्या अदर स्टेट्स हैं जिनको कि स्पेशल पैकेज मिला है? स्पेशल स्टेटस का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सम काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में कहा गया है। आप देखिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा कभी कभी पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में हुआ करती है, बेटर अपने परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में स्पेशल पैकेज है वो अनाउंस करती है। जैसे कोरापुत, बोलांगीर और कालाहांडी का जो एरिया है, कोरापुत, बोलांगीर और कालाहांडी केबी के, आपने अगर पी साईनाथ का एक बुक है एवरीवन लव्स ए गुड रोड, अगर आपने वो बुक रीड किया है तो उसके अंदर में आप देखिए कि इन एरियाज के बारे में मेंशन है कि कैसे वहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स अनाउंस हुई और स्टिल वहाँ पे पुअर्टी है, जो बैकवर्डनेस है, जो बेसिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो पैरामीटर्स हैं उनका अवेलेबिलिटी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कोरापुत है, बोलांगीर है, कालाहांडी है। तो आप देखिए कि ये केबी के नाम का जो जगह है इसके लिए स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो वहाँ के लिए भी एक स्पेशल पैकेज है वो अनाउंस हुआ। स्टूडेंट 2015 के समय में बिहार के रिगार्डिंग में भी स्पेशल पैकेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से जो स्पेशल पैकेज जो अनाउंस हुआ करते हैं, हमारा जो फेडरल फैब्रिक है उसको आप देखिए कि वीकन करते हैं। आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे असेसमेंट को कैरी आउट किया जाए, उनको स्पेशल पैकेज है वो प्रोवाइड किया जाए। जो फाइनेंशियल कमीशन है वो रिकमेंड करे, क्योंकि वो एपॉलिटिकल बॉडी है, पॉलिटिकल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उनका मैंडेट है यहाँ पे स्टेट्स का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन करने का। तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा उसको रिकमेंड करते हुए स्पेशल पैकेज का रिक्वायरमेंट है आंध्र प्रदेश को, तो उसके डिस्कशन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अर्ली जो चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा रीराइट करते हुए स्क्रिप्ट को कैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के रिगार्डिंग में इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आप देखिए कि एक नोबल ल्यूरेट हैं, जेम्स हैकमैन नाम की एक पर्सन है, पर्सन का नाम है जेम्स हैकमैन। उनका एक बेसिकली कोट है जिसको कि यहाँ पे इनिशियल फेज के अंदर मेंशन किया गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बर्थ के थ्रू एक लॉटरी को जीतते हैं। सम पीपल विन द लॉटरी एट द बर्थ, कि आपका जो बर्थ है एक बेटर फैमिली के अंदर में होता है, तो आप देखिए कि आपके पास में चांसेज बेटर हैं, अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलेगा। और आप यहाँ पे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनका आप देखिए कि आपको अवेलेबिलिटी है वो रहेगा। तो सम पीपल्स विंस द some people win the lottery at the birth, win the lottery at birth, far too many don't, most people struggle to catch up, कि कुछ लोग हैं जो जन्म के समय जीत जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं फिर आप देखिए स्ट्रगल करते हैं कम्प्लीटली अपना लाइफ के अंदर में, जिससे कि वो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल कर सके, उनको कैचअप है वो कर सके। तो प्रोफेसर जेम्स हैकमैन नाम के जो पर्सन है, नोबल ल्यूरेट है, उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था ये बेसिकली बर्थ प्रोसेस के बारे में और अदर जो स्ट्रगलिंग जो फैमिलीज हैं उनके बारे में। क्या ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी करेक्ट है ये जो उनका जो कोटेशन है? तो आप देखिए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी समहाउ ये करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम पॉवर्टी, जो नंबर ऑफ पुअर पर्सनस हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में हैं, तो आपको 5 पर्सनस के अंदर में एक जो पर्सन है वो आपको पॉवर्टी के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और अगर उनके पास में आप देखिए कि पुअर कंडीशंस हैं तो उनका हेल्थ है, न्यूट्रिशनल है, लर्निंग आउटकम है, अर्निंग का जो प्रोसेस है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है, अर्निंग का भी जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक पर्सन है जो पुअर है 5 पर्सनस के अंदर में ऑन एवरेज बेसिस पे यहाँ पे बचाया गया। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो पुअर फैमिलीज से जो बोर्न होने वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो बेटर मिले, उसके रिगार्डिंग में हमारी कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा, स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बेटर जो डिसीजंस हैं, बेटर पॉलिसी मेकिंग है उसको कैरी आउट किया गया। जैसे स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि
अर्ली चाइल्डहुड केयर के रिगार्डिंग में बाल वाटिकाज हैं उनको डेवलप किया जाएगा, बाल वाटिका हैं उनको डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर में 11,000 हैं जो बाल वाटिकाज हैं जो डेवलप होंगी। ऐसे ही आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में शिशु वाटिका नाम से जो इनिशिएटिव है वो लाया गया। उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा में शिशु वाटिका है वो लाया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो डिसीजंस हैं वो हुए हैं कि अर्ली चाइल्डहुड का जो पुअर पर्सन है, जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। अब इसके रिगार्डिंग में जो प्रोफेसर यहाँ पे जेम्स हैकमैन है उनका एक बेसिकली एक पैरामीटर के ऊपर में वो कंपेयर करते हैं। उनका एक इकोनॉमिकल मॉडल है। इकोनॉमिकल मॉडल के अंदर में वो एज और जो रेट ऑफ रिटर्न है उसके पर्सपेक्टिव से वो डिस्कशन किया करते हैं कि अगर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर में यहाँ पे बेटर आपको जो इन्वेस्ट किया जाए आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के रिगार्डिंग में और कम एज के अंदर में अगर आपको किया जाए तो आप देखिए अगर $1 यहाँ पे किया जाता है, $1 किया जाता है तो उसका जो रिटर्न है 7 to 12 के आसपास जो रिटर्न है वो मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट है कि जो किसी भी पर्सन के मेच्योर होने से पहले उसके एजुकेशन के अंदर में उसके स्किल के रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसका जो रिटर्न है रेस्ट ऑफ द लाइफ के अंदर में किस तरीके से मिलेगा। तो ये उनका ये इकोनॉमिकल मॉडल है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हुए बताया गया है कि इंडिया के अंदर में भी हमें अर्ली चाइल्डहुड का जो ज़रूरत है, जैसे कि हमारे कुछ स्टेट्स के द्वारा बेटर वे के अंदर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। क्यों ज़रूरत है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में 5.5 करोड़ ऐसे जो चिल्ड्रन हैं जो 3 to 6 एज के हैं और किसी ना किसी यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर उनका एनरोलमेंट है, जिसमें आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 14 लाख के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर हैं 14 लाख हैं आंगनवाड़ी सेंटर जो वर्क किया करते हैं। 56,000 के आसपास प्री स्कूलिंग इंस्टीट्यूशन है जो प्री स्कूलिंग को यहाँ पे कैरी आउट करते हैं। और ये प्री स्कूलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो आप देखिए कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है, आपका जो लर्निंग फाउंडेशन है उसके रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे पेरेंट्स के भी कुछ इश्यूज हैं, रिसोर्सेज के भी कुछ इश्यूज हैं, उनका भी डिस्कशन किया गया। बट एक ओवरऑल एक पर्सन एक चिल्ड्रन के रिगार्डिंग में उसका जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसका जो बेटरमेंट है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर में बेटर जो फाउंडेशनल जो स्टडीज़ हैं उनको कैरी आउट करवाया जाए। तो उसी को देखते हुए बताया गया है 2047 तक हमारा एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क फोर्स है जो कि आप देखिए कि वर्क सेक्टर के अंदर में रहेगा और हमें डेवलप्ड इंडिया का स्टेटस को भी अचीव करना है। तो अभी से उनका जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको ध्यान में रखने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के पर्सपेक्टिव से है 22 सेटलमेंट्स हैं जिनको कि अनाउंस किया गया वेस्ट बैंक एरिया के अंदर में। कौन सा रिवर के ऊपर में है? वेस्ट बैंक। तो आप देखिए कि ये जो एरिया है वो रिवर है जॉर्डन नाम का नदी है, उसके बैंक के ऊपर में एरिया सिचुएटेड है जिसको कि हम वेस्ट बैंक के नाम से जाना करते हैं। तो कुछ सेटलमेंट्स हैं जो अलाउ किए गए हैं यहाँ पे इजराइल के द्वारा। श्रीलंका के फॉर्मर मिनिस्टर हैं जिनको कि करप्शन के बेसिस के ऊपर में जेल हुआ है, कुछ साल का उनको जेल हुआ है। और एक पर्सन है टू पर्सन है ऐसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो प्रोसेस है उसके अंदर में उनका इंगेजमेंट था, उनको यहाँ पे आप देखिए कि पनिशमेंट है वो दिया गया है कोर्ट के द्वारा। यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है वहाँ पे कुछ पर्सन्स को ले जाया गया था, ट्रैफिक किया गया था इनके द्वारा और फ्रीजिंग कंडीशन के अंदर में उनका जो डेथ है वो होता है, तो उनको यहाँ पे जो सेंटेंस है वो अनाउंस किया गया। अब आपको यूएस और चाइना का जो बॉर्डर के बारे यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है उसके बारे में पता होना चाहिए। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछा था आपसे। आप देखिए क्या इंडिया का भी बॉर्डर टॉप 5 जो लेंथ के अंदर में आता है, वर्ल्ड के अंदर में जो टॉप 5 बॉर्डर एरियाज हैं, लेंदी बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर में क्या इंडिया का भी कोई बॉर्डर आया करता है? तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर जो इसका लेंथ है, और वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, ये स्टेट्स अपना शेयर करते हैं। तो 5th लार्जेस्ट आप देखिए कि वर्ल्ड का बॉर्डर है जो 2 कंट्रीज के बीच में है। यहाँ पे आपको जो ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए, कौन कौन सा ग्रेट लेक्स हैं यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है उसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के द्वारा जो एक एस्ट्रॉइड है जहाँ से सैंपल्स को लाया जाएगा 2027 तक, तो उसके रिगार्डिंग में तियानवेन सेकंड नाम से एक जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है।
ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स के बारे में था, यूएस अथॉरिटीज़ का, हार्वर्ड का जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का यूएस के अंदर में एक डिबेट है, जो डिस्कशन है वो प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको आप ज़रूर से रीड करना और होमवर्क को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।